हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं क्लास 10th का एक शानदार सा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो दोस्तों, इसमें 15 से 20 मिनट में हम सारा चैप्टर बिल्कुल यूं चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो के एंड तक बने रहें, तो इस पूरे चैप्टर को आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख जाएंगे। आपने जो भी इसके पहले पढ़ा है, जो भी आपने इसके पहले वन शॉट देखे हैं, उसका हम कंप्लीट यहाँ पे जो है एक रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं, जिसमें आप एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो एक तो क्वेश्चन सीधा आपको बनता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, पीपल, आइरस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, इन सब के फंक्शनिंग क्या है, एक एक करके हम सारे ह्यूमन आई में सारी चीजों की फंक्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्वस ह्यूमर की, तो एक क्लियर फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो क्या करता है, टू मेंटेन आई प्रेशर एंड न्यूरेशिस कॉर्निया एंड लेंस। वहीं अगर हम आगे बात करें प्यूपिल की, प्यूपिल प्यूपिल क्या है, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस टू कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आई में कितनी लाइट एंटर करेगी, ये किसका काम होता है बेटा? प्यूपिल का काम होता है। वहीं आइरिस की बात करें तो प्यूपल से ही जुड़ा हुआ होता है आइरिस, जिसका काम होता है टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। मींस पीपल जो होता है उसकी साइज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है बेटा? आइरिस का होता है। वहीं कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसको हम क्या कह देते हैं? कॉर्निया कह देते हैं बेटा, है ना। अगर हम बात करें लेंस की, तो एक फाइब्रस जेली लाइक कॉन्वेक्स फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना टू सर्टेन अ रियल इन्वर्टेड इमेज। ध्यान रखिएगा, लेंस जो है वो एक जेली जैसा मटेरियल होता है बेटा, जिसका काम होता है इमेज को कहां पे फॉर्म करना? रेटिना पे फॉर्म करना। वहीं अगर हम बात करें स्क्लेरा, तो टफ व्हाइट आउटर कवरिंग होती है आई की, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसको? हमारे आई को प्रोटेक्शन देती है। वहीं अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना जो है इट्स अ डेलिकेट मेम्ब्रेन विद द लाइट सेंसिटिव सेल। मतलब यहां पे जो है बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उससे जो बनी हुई होती है उसको रेटिना कहते हैं। रॉड्स मींस डिटेक्ट द लाइट इंटेंस, और कॉन्स जो होता है डिटेक्ट्स ऑफ प्राइमरी कलर, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं, इट्स अ ट्रांसमिट अ विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। रेटिना से ब्रेन को जो सिग्नल भेजता है वो किसके थ्रू हम भेजते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हम भेज देते हैं। और लास्ट जो होता है विट्रस ह्यूमर, इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड द मेंटेन्स आई शेप। शेप को आई मतलब आई का जो शेप है हम कहते हैं स्फेरिकल शेप, तो उसके शेप को कंट्रोल, शेप को फॉर्म करे रखने के लिए ये किसका काम होता है? विट्रस ह्यूमर का काम होता है। तो ये पूरा जो हमने कहानी देखी, ये किसका फंक्शन था बेटा? ह्यूमन आई का फंक्शन था। ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है जो लोकेटेड होता है हमारे स्कल में, स्केट्स में, ठीक है, जो हेल्प करता है टू सी और डिटेक्ट द लाइट एंड द कलर। क्योंकि हमने पढ़ा है बाकी चीज को स्मेल से, टेस्ट से हम पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हमें कलर पहचानना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? आईज। इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए क्या चाहिए? आई। तो ये फंक्शंस थे किसके बेटा? ह्यूमन आई के। वहीं अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखिए ये अगर मेरे पास एक पेन है, मैं इसको पास में रख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, दूर रख रहा हूं तो भी देख पा रहा हूं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास में देखते हैं और फिर दूर देखते हैं, पास में देख रहे हैं नियर पॉइंट, दूर देख रहे हैं, तो क्या करता है हमारा जो लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है, यहां आप देखिएगा, यहां लेंस थिन है, यहां लेंस क्या हो गया? थिक हो गया।
क्योंकि इमेज कहां बननी है, हमेशा हमें बेटा रेटिना पे फॉर्म करनी है। तो साइज जो है, फोकस को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है, इसी को हम क्या कह देते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस while changing the focal length of the eye lens to control by ciliary muscles। तो सिलेररी मसल्स की हेल्प से कंट्रोल करना साइज को, किसकी साइज को, मींस किसको चेंज करना, फोकस को चेंज करना, और इमेज कहां पे बनाना, रेटिना पे बनाना, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। याद रखना है, अगर हम नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट की, तो मिनिमम डिस्टेंस क्लियर विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो सिलेररी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। अगर हम नियर पॉइंट करें, रिलैक्स्ड होंगी तो लेंस क्या होगा, थिन हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन एट इंफिनिटी, और इसमें सिलेररी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंस थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये यहां पे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। याद रखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हम करते हैं डिफेक्ट्स की बात। कई बार क्या होता है, ये जो एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी, फोकस को चेंज करने की एबिलिटी, ये धीरे धीरे कम हो जाती है या चेंज नहीं हो पाता, तो उससे कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें मेनली जो है 3-4 डिफेक्ट्स हैं बेटा। सबसे पहले मायोपिया, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा, नियर साइटेडनेस। तो अगर हम मायोपिया की बात करें तो कैन सी अ पर्सन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब पर्सन जो है वो नियर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाएगा, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा। और फार पॉइंट जो है वो क्लोजर आ जाएगा इंफिनिटी से। इसमें जो फार पॉइंट है बेटा, वो इंफिनिटी से क्या आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। इसके कॉजेस क्या हैं, क्या कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर और ऑफ द आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नियर साइटेडनेस या मायोपिया, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्या होता है डेफिनेशन, उसकी क्या कॉजेज हैं, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, और रे डायग्राम साथ में बनाने आएगा आपको, तो ध्यान रखना है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। करेक्शन कैसे करते हैं, तो कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं ऑफ सुटेबल पावर। जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उस सुटेबल पावर का हम क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। और इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के पहले इमेज जो है यहां पे बनता है। आप देखिएगा यहां पे ये आपका क्या है, ये है मायोपिक आइस, मायोपिक आइस। ये क्या था, नॉर्मल हम इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे, देख पा रहे थे, लेकिन वो इंफिनिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो खिसक के कहां आ गया, पास में, जिससे हम अगर देख रहे हैं तो हम नियर का तो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे, फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, जिससे कि इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो हम यूज करेंगे क्या, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस क्या करेगा, जो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है थोड़ा सा डाइवर्ट करके फिर फोकस करेगा, तो वापस से इमेज हमारी कहां बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये रे डायग्राम एग्जाम्स में आएगा, 100% आएगा, जिसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भाई, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। क्या होता है फार साइटेडनेस, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख पाते हैं बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। मींस नियर पॉइंट जो है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। ठीक है। और इसका रीजन क्या है, क्या कॉजेज हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और आई बॉल क्या हो जाती, कम हो जाती, छोटी हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस हम सुटेबल पावर का यूज करेंगे, तो इस जो हाइपरमेट्रोपिया है या फिर जिसको हम फार साइटेडनेस बोल रहे हैं वो दूर हो जाएगा। और इसमें इमेज कहां पे फॉर्म होती है, इमेज जो फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है। कहां बनती है बेटा, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है।
ये आप देखिए हाइपरमेट्रोपिक आइज का डायग्राम है। अब इस हाइपरमेट्रोपिक डायग्राम में ये नियर पॉइंट है, क्लियरली दिख रहा है। बट जब हम ये नियर पॉइंट ही शिफ्ट हो गया, जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये इमेज कहां बनेगी, पहले तो इसको अगर हम और पास में देखेंगे तो पीछे बन जाएगी, और पीछे बनेगी मींस हमें क्लियरली इमेज नहीं दिखेगी, और क्लियर इमेज नहीं दिखेगी उसके लिए हमें चाहिए होगा सुटेबल पावर का एक कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इमेज को प्रॉपर रेटिना पे फॉर्म कर देगा। ये रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आपको जरूर पूछा जाएगा। अब तीसरा होता है बेटा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, जिसमें ना तो ऑब्जेक्ट पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है, ठीक है। मींस डिफिकल्टी टू सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू एगिंग और नियर पॉइंट आर रेसीड्स विद द एज। एज के साथ ही क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। बीकनिंग क्या रीजन है इसका, कॉजेस क्या है इसके, अगर हम कॉजेस की बात करें तो कॉज होते हैं बेटा बीकनिंग ऑफ स्लेररी मसल्स और रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस का। कॉनकेव होता है डिस्टेंस के लिए, दूर के लिए, और कॉन्वेक्स होता है नियर के लिए। तो एक ऊपर लेंस यूज करते हैं बायफोकल लेंस में, एक ऊपर यूज करते हैं और एक नीचे यूज करते हैं। और इमेज जो फॉर्मेशन होता है इश्यूज करेक्टेड विद द बायफोकल लेंस। और लास्ट में जो होता है एस्टिजिमेशन, मतलब कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन वन प्लेन ओनली, और रेगुलरिटी शेप्ड ऑफ कॉर्निया एंड डिस्टॉर्टेड लेंस। और ये हम सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं इसमें। और इमेज जो होती क्लियरिटी वेरीज बेस्ड ऑन प्लेन, ठीक है ना। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में बार बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको बताई दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पे आता है, एडवांटेजेस ऑफ आई हैविंग इन फ्रंट ऑफ द फेस। फेस के सामने आई का होने से क्या फायदा है, तो गिव अ वाइडर फील्ड व्यू, वाइडर फील्ड व्यू देता है, ठीक है। एनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट द फील्ड और ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स द थ्री डायमेंशनल व्यू। हमें क्या देता है, थ्री डायमेंशनल व्यू देता है। अब अगर हम आगे बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म क्या है, अब प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है। स्ट्रक्चर ऑफ टू ट्राइंगुलर बेस ऑफ थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस। और एंगल ऑफ द डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। आपको बहुत बेसिक सी कहानी में आपको सिखा रहा हूं। यहां पे अगर हम बात करें तो जो लेंस होता है बेटा, ये जो प्रिज्म जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रिज्म की, ये कुछ इस टाइप से होता है, ये कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम 3D व्यू की बात करें तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, जिसमें आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, जिसमें क्या है, एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है। तो टू ट्राइंगुलर और थ्री रेक्टेंगुलर, 1 2 और 3, इसको किसी भी फॉर्म में हम यहां पे रख सकते हैं। तो टू ट्राइंगुलर और थ्री रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और दो रेक्टेंगल के बीच में जो एंगल बनता है, दो रेक्टेंगल्स के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस। दो लेटरल फेसेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और भाई अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, अब थोड़ी सी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पे लाइट सबसे पहले क्या होती, इंसिडेंट होती है। लाइट सबसे पहले क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और फिर ये है नॉर्मल। तो हमने पढ़ा है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है। तो लाइट कहां बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगेन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, नॉर्मल है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। कहां होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। तो ध्यान से एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, जब हम प्रिज्म की बात करते हैं तो ये होता है यहां पे इंसिडेंट रे। क्या होता है, इंसिडेंट रे। अब यहां पे क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। क्या है, ये नॉर्मल है।
तो अब जब लाइट कहां से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें, ये अगेन दूसरा नॉर्मल है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो ये कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एंगल हो गया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो अब होगी कहानी ये कि ये हो गया इंसिडेंट रे, क्या हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि भाई ये एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअल में क्या है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे, इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे क्या क्या चीजें हैं, दिस इज पीई इंसिडेंट रे, पीई इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे, PS इमर्जेंट रे, FS। E क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, E एंगल ऑफ इमर्जेंस, D इज एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार आधा अधूरा आपको डायग्राम बनाने एग्जाम में आता है, आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब हम किसी प्रिज्म में से एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, उस व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डिस्पर्शन में जो लाइट का सीक्वेंस होता है, जो एक स्पेक्ट्रम होता है, वो विविग्योर होता है। सबसे नीचे वॉयलेट, VI इंडिगो, B ब्लू, फिर उसके बाद होता है ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, विविग्योर, है ना, विविग्योर। ध्यान रखना है, ये स्पेक्ट्रम जो होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और इनका जो सीक्वेंस होता है वो विविग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इसको याद रखने का तरीका होता है। कॉजेज, किस कारण से हो रहा है, किस वजह से स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। तो देखो, हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है और उस वेवलेंथ की वजह से डेविएशन भी अलग अलग होता है। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो डेविएशन सबसे कम। और वहीं अगर वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट में सबसे कम वेवलेंथ होता है, डेविएशन सबसे ज्यादा। तो वॉयलेट नीचे चला जाता है, रेड सबसे ऊपर चला जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर लेता है। ध्यान रखेंगे आप सबको। न्यूटन एक्सपेरिमेंट, न्यूटन ने क्या किया, जब किसी भी प्रिज्म पे से, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रिज्म में से इन्हें व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, जब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई, 7 कलर फॉर्म हुए। और फिर जब ये सातों कलर इनने फिर क्या किया, एक इसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा, एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा, तो ये सातों कलर, ये जब सातों कलर इस पे गए तो इनने सबने एक सिंगल कलर फॉर्म कर लिया, एक सिंगल कलर फॉर्म कर लिया। व्हाइट कलर भेजा था, व्हाइट कलर हमें मिला, तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। यूज अ सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म ऑफ कंबाइन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट इज प्रोवाइडिंग अ सनलाइट मेड अप टू 7। इससे इन्हें कंक्लूजन निकाला कि भाई जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके फॉर्म हो रही है। व्हाइट लाइट, एनी लाइट इज प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर स्पेक्ट्रम टू द सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या है, जो बिल्कुल किसके, सन के जैसे स्पेक्ट्रम फॉर्म करे, उसको व्हाइट लाइट। तो रेड इज अ लीस्ट डेविएटेड कलर, ध्यान रखना, रेड क्या है, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। वहीं अगर वॉयलेट की बात करें, मोस्ट डेविएटेड कलर, बिकॉज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें रेनबो, तो रेनबो कैसे फॉर्म होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है तो वो डिस्पर्शन इनटू कलर्स और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगेन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है।
चार चीजें याद रखना। जब एक जो वाटर ड्रॉप होती है, एक्चुअल में जो रेन ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप होती है, वो एक किसके जैसे काम करता है, एक प्रिज्म के जैसे काम करता है। तो जब लाइट इसमें से जाएगी तो क्या होगा, वो पहले सबसे पहले क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्शन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, जिसको हम रेनबो फॉर्म कहते हैं। और रेनबो जो है एक क्या है, अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉवर, ठीक है, कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन एट डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट and refracting into internally and refracting it again, and the color sequence जो होता है red at top, violet at bottom, and the formation direction जो होता है हमेशा कहां पे बनेगा, formation जो direction होगा always opposite to the sun, मींस जिस डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे उसके अपोजिट हमें क्या मिलेगा, हमेशा रेनबो आपको दिखेगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं हम। द रिफ्रैक्शन कॉज्ड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है और वो लेयर की वजह से जो है लाइट जो है वो सीधी ना आके क्या होती है, डेविएट होती है, अपने पाथ को चेंज कर ली। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम यहाँ पे बोल देंगे। और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना होती है, जिसमें सबसे पहला होता है स्टार ट्विंकलिंग। तो कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर, अगर आपसे कोई पूछे भैया व्हाई स्टार आर ट्विंकलिंग, तो आप कहोगे is caused by atmospheric refraction, state bands as a enter into the earth atmosphere cause a star to appears to change position and flicker। क्या होता है, अपनी पोजीशंस को लगातार चेंज करते रहते हैं, अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लगातार चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, समटाइम जब हम अर्थ पे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ पे हैं, तो हमने देखा कि सन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन हमें दिख कहां रहा है, अपीयरिंग पोजीशन यहाँ पे है। किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर। अर्थ पे हमारी एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इन लेयर की वजह से लाइट को जो सीधे जाना चाहिए यहां पे, वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और बेंड होने की वजह से जो सन यहां पे था वो हमें कहां दिखेगा, यहां पे। किस वजह से बेटा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वहीं अगर हम आगे बात करें व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, तो प्लैनेट्स आर क्लोजर and seem as extended source of many point source. These point source are act as a single source, or that's why, and they are very close to the earth also. That's why planets are not twinkling effect. ठीक है ना। स्कैटर्ड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। स्कैटरिंग क्या होता है, when the light is passing from any small particle like dust particle or like smoke particle, तो these light particles, these small particles change the direction of light. लाइट की एक नए सोर्स के जैसे काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से लाइट की को एक फैला देते हैं। हम कह सकते हैं लाइट को फैलाना, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। री इमिट करना एक नई डायरेक्शन में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको ध्यान रखना है, रेड सन और जो होता है सनराइज और सनसेट के समय में आपने देखा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है या जो हमारा सन होता है वो हमें रेडिश दिखाई देता है, बिकॉज ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, एंड व्हाइल रेड लाइट व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इज रीचेस टू ऑब्जर्वर्स आईज, हमारी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंच रही, रेड लाइट, और मेकिंग द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू द स्कैटरिंग। और वहीं अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है कि जब किसी छोटे छोटे पार्टिकल से, कोलाइडल पार्टिकल से जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल दिखने लगता है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और सीन इन द सनलाइट इज पासिंग थ्रू द मिस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट, है ना, एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्कैटर्ड ब्लू लाइट व्हाइल लार्जर पार्टिकल स्कैटर्ड रेड। और ब्लू, क्लियर स्काई ब्लू दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट।
सनलाइट जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो ब्लू लाइट होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर हो जाते हैं और हमें जो स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है ना। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इन दोनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के और रैपिड रिवीजन आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन में। जब तक देखते रहिए और बिल्कुल शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।